मेरा नाम उल्का है। सब मुझे उन्हें कहकर लें और शेयर करें। मेरा दोनों बेटे भी घर में पति के सामने भी उन्हें कहकर ही पकारते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी के सामने भी उन्हें कहकर ही पकारते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह से उनकी माँ नहीं लगती, हम उम्र ही लगती हूँ। दूसरों के कहानी बेटे के बारे में नहीं। पति के सामने चलती ट्रेन में दो आदमियों के साथ सामने चलती ट्रेन में दो आदमियों के साथ पेश आने वाली एक कहानी है। मैंने स्कूल पास किया और कुछ ही महीनों के अंदर एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक कसलक से शादी हो गई, जैसा कि करीब करीब सब लड़कियों के साथ होता है। शादी से पहले कई लड़कों आदमियों ने मेरे जिस्म के साथ खेला, लेकिन मेरी किस्मत अपनी एक सहेली के बाप को मैं बहुत पसंद करती थी। माँ इसके साथ प्यार करने के लिए भी तैयार थी। मैं इसके साथ प्यार करने के लिए भी तैयार थी। एक बार इसे पूरा मौका मिला, हम करीब 2 घंटे अकेले प्यार कर सके। मेरे पति की किस्मत शादी की पहली रात ही मुझ धीनाथ है 3 बार प्यार किया। सच कहूं तो बहुत मजा दे दिया मेरे पति ने। मैंने अपने तमाम पुराने आशिकों को भुला दिया। शादी के 6 साल के अंदर ही मैंने गप्ता जी के 2 बेटों को जन्म दिया। दूसरे बेटे लेकिन के जन्म के 1 साल के अंदर ही मेरे पति बड़े बाबू बन गए। लेकिन साथ ही तबादला भी हो गया। एक छोटे शहर से हम लखनऊ आ गए। मेरे पति के लिए भी लखनऊ बहुत बड़ा शहर था। नए लोग, नई जगह। वहां एक आदमी ने हमारी यूडी में बहुत मदद की। मदद करने वाले आदमी का नाम राघव था। मेरे पति उनसे पहले कई बार मिल चुके थे, इसलिए उनने राघव की मदद ली। तबादला होने के बाद गप्ता जी पहली बार लखनऊ आए तो राघव ने उन्हें अपने ही घर में रखा। एक अच्छा सा 3 कमरों का मकान भी किराए पर दिलवा दिया। 1 महीने के बाद गप्ता जी हमें भी लखनऊ ले आए। मैं राघव और उनके खानदान से पहली बार मिल रही थी, लेकिन राघव हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहा था जैसे हमें सालों से जानता हो। इसकी घरवाली संगीता मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया कि राघव की जवान बेटी गीता मेरे पति देव के साथ काफी घुल मिल गई है। एक दिन दोपहर में हम और संगीता घर में अकेले थे। वो मुझसे 10 से 12 साल बड़ी थी। संगीता ने कहा, उन्हों तुम उतनी खूबसूरत हो, फिर अपने बदन पर तवज्जो क्यों नहीं देती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में तुम मेरी दीदी लगने लगोगी। मैंने कहा, दीदी जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तो किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, फिर अब 2 बच्चों वाली औरत की तरफ कौन देखेगा? किसके लिए अपनी जवानी को संभालो? संगीता ने कहा, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत और मजेदार हो, लेकिन तुम ऐसे ढीले ढाले कपड़ों में रहती हो कि कोई तुम्हारी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन संगीता ने जिद करके मुझे एक जिम में ले जाना शुरू कर दिया। दोपहर में 4 से 5 तक मेरे बच्चों को संगीता की बेटी गीता संभालती थी और हम दोनों 1 घंटा वर्जिश करते थे। मैंने तवज्जो दी कि वर्जिश सिखाते वक्त वहां का इंस्ट्रक्टर हमारे बदन को जहां तहां छूता था। मैंने संगीता से शिकायत की। संगीता ने कहा, संगीता छोटा है, अगर हम थोड़ी छूट दे दें तो वो हमें प्यार भी करेगा। देखती नहीं कैसा गठेला बदन है इस जवान आदमी का। देखती नहीं कैसा गठेला बदन है। तुम्हारे गप्ता जी बहुत ही खूबसूरत जवान हैं, लेकिन वैसे लोग मेरी बेटी गीता जैसी जवान लड़की को बहुत पसंद करेंगे। लेकिन हमारी जैसी 2 बच्चों की माँ को ऐसा ही हट्टा कटा आदमी खुश कर सकता है। मैंने कहा, चुप रहो,
तुझे प्यार करना है तो कर ले, मैं राघव से नहीं कहूंगी। तब इसने ऐसी बात कही जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। संगीता ने कहा, तो बोलेगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा राघव खुद अपना काम निकलवाने के लिए मुझे कई लोगों के पास भेजता है। उन्हें सच कहती हूं। संगीता की बातों से चौमे नाराज नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मैंने इंस्ट्रक्टर को कभी रोका नहीं। वो वर्जिश सिखाने के बहाने जिस्म को छोता रहा, लेकिन इसने हम दोनों में से किसी के साथ प्यार करने की बात नहीं की। 3 महीने गुजरते गुजरते मुझे अपने बदन में खुद बहुत फर्क आने लगा। हमने 3 और महीने वहां ट्रेनिंग ली। इसके बाद घर में ही वर्जिश करने लगे। गप्ता जी ने कहना शुरू किया कि मेरे साथ प्यार में उन्हें जो मज़ा अब आता है वो मज़ा पहले कभी नहीं आया था। मैंने एक बात और देखी कि राघव का मेरे घर आना जाना बहुत बढ़ गया। पहले भी मेरे लिए बच्चों के लिए तहाइफ लाता था, लेकिन अब बहुत महंगे तहाइफ लाने लगा था, और वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन इसने एक बार भी मेरे साथ प्यार का इजहार नहीं किया। नहीं ही इसने कभी मुझे छूने की कोशिश की। होली में भी उसने सिर्फ गालों पर ही रंग लगाया। देखा कि गीता भी प्यार से गप्ता जी को जहां तहां रंग लगा रही है। मैं थोड़ा अलग हट गई। मैंने गप्ता गीता से इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा जी या गप्ता या संगीता से इस बारे में कुछ चुके हैं रात में भी कि गप्ता जी और गीता प्यार कर चुके हैं। रात में भी मैंने गप्ता जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मुझे प्यार कर रहे थे तभी मैंने फैसला किया कि पहला मौका मिलते ही राघव या किसी और से जरूर प्यार करूंगी। मुझे दूसरे आदमी की जरूरत महसूस होने लगी थी। तब तक मेरी और संगीता की दोस्ती को 2 साल से ज्यादा हो गया था। संगीता ने मुझे कभी उस जिम के ट्रेनर या किसी और से प्यार करने की जिद नहीं की, लेकिन वो अक्सर दूसरों के साथ अपने प्यार के किस्से बहुत मजे लेकर सुनाती थी। संगीता के मुताबिक उसने शादी से पहले 2 आदमियों से और बाद में 7 दूसरे आदमियों से प्यार किया था। होली को 2 महीने हो गए थे और उसके पति राघव को सब मालूम था। और अचानक एक दिन गप्ता जी ने कहा कि उनकी छठी मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम पहले गुवाहाटी और बाद में दार्जिलिंग जाएंगे। 2 दिन बाद ही मेरे सास ससुर आ गए। उनके आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। रात में मैंने पूछा, घथा गप्ता जी इस बार टूर पर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, बच्चे माँ बाबा के पास रहेंगे। मैंने बहुत जिद की बच्चों को साथ ले जाने की, लेकिन गप्ता जी अपनी जिद पर उड़े रहे। अगले हफ्ते की सुबह नई दिल्ली पहुंचे और दोपहर 2 बजे एक ट्रेन के डब्बे में घसे। गर्मी का महीना था ना, लेकिन डब्बे में घसते ही मेरा पूरा पूरा बदन सर्द हो गया। मैं पहले भी ट्रेन में कई बार बैठी थी, लेकिन इस दिन जिस डब्बे में घसी वैसे डब्बे में पहले कभी नहीं बैठी थी। अपनी सीट पर बैठी। हमारे सामने वाली सीट खाली थी। गप्ता जी ने बताया कि हम राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे महंगी ट्रेन है। मैंने कहा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी गप्ता जी? रानी जहां दूसरी ट्रेन 40 से 22 घंटे वक्त लेंगी, ये ट्रेन हमें 26 घंटे में ही पहुंचा देगी। सच कहता हूं, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। मैंने कहा, बढ़िया तो तब लगेगा जब मैं जिंदा रहूंगी। इस ठंड में मैं मर ही जाऊंगी। मैं बोल ही रही थी कि पर्दा हटाकर 2 जवान आदमी अंदर घसे। एक ने ऊपर के बट से एक कंबल उठाकर मेरे ऊपर रखा। वो आदमी बोला, मैडम डरिए मत, हम आपको मरने नहीं देंगे। ये कंबल ओढ़ लीजिए, थोड़ी ही देर में आप गर्म हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में आप गर्म हो जाएंगी। दोनों आदमी सामने के बर्थ पर बैठ गए।
वो दोनों बैठे और ट्रेन चलने लगी। गप्ता जी, आप लोग थोड़ी और देर से आते तो आपकी ट्रेन छूट जाती। एक आदमी ने कहा, हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं कि आप दोनों जैसी खूबसूरत जोड़ी के साथ वक्त गुजारने का मौका छूट जाए। हम गुवाहाटी जा रहे हैं। आप लोग? गप्ता जी ने कहा, हम भी गुवाहाटी तक जा रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, अच्छा है, सफर बढ़िया गुजरेगा। गप्ता जी ने देखा कि नहीं, मालूम नहीं। आओ, मुझे साफ जी ने देखा कि नहीं, मालूम नहीं। मुझे साफ दिखाई दिया कि दूसरे आदमी ने मुझे देखते हुए इशारा किया। मैंने मन ही मन कहा कि अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो मैं अपने पति के सामने तुम दोनों से चलती ट्रेन में प्यार करने को तैयार हूं। मैंने तवज्जो दी। एक 25 से 26 साल का था और दूसरा 28-30 साल, बदन बढ़िया था। ना तो दोनों में से कोई गप्ता जी जैसा खूबसूरत था, ना ही किसी का राघो जैसा बढ़िया पर्सनैलिटी था, लेकिन दोनों बढ़िया दिख रहे थे। दोनों ने अ- अ- पाजामा करता। पहना था। दोनों के गले में सोने की मोटी चीन थी। दोनों हाथों में दोनों ने 5-5 अंगूठियां पहनी थी। दोनों ने अपना अपना एक बड़ा सूटकेस अपने बर्थ के नीचे रखा। एक एक ब्रीफ केस को बगल में दबाकर दोनों अपने बर्थ के बैठ गए। साफ दुख रहा था कि दोनों बहुत अमीर गए। साफ दुख रहा था कि दोनों बहुत अमीर थे। मैं चुप बैठी सुन रही थी। दोनों ने गप्ता जी को बातों में उलझा कर रखा। गप्ता जी से उन लोगों ने सारी मालूमात ले ली कि हम कहाँ रहते हैं, गप्ता जी कहाँ काम करते हैं वगैरह। अपने बारे में उन्होंने बताया कि वो सपारी का धंधा करते हैं। शुमाली रियासतों को सपारी सप्लाई करते हैं। हर महीने कम अज कम 2 बार दिल्ली का दौरा करते हैं, नया ऑर्डर लेते हैं और पुराना बकाया वसूल करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों सगे भाई हैं। दोनों की शादी हुई है। बड़े भाई का नाम शिवपाल था और छोटे भाई का नाम भूषण था। दोनों में मुझे बड़ा भाई शिवपाल ज्यादा पसंद आया। वेटर ने पहले हम चारों को पानी की बोतल दी। वेटर चाय का ट्रे लेकर आया तो उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई। चाय का कप मेरे हाथों में थमा तो छोटे भाई ने मेरी इंगलियों को दबा दिया। ना तो मैं मस्कराई, ना ही चेहरा बनाया। हमने चाय पी, मुझे बाथरूम लगा। मैंने धीरे से गप्ता जी से कहा। हम दोनों अपनी सीट से खड़े हुए। मैंने शीट से खड़े हुए। गप्ता जी पहले पर्दा हटाकर बाहर गए। तुरंत छोटे भाई ने मेरा हाथ दबाकर कहा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो रानी। अपना हाथ झटक कर मैं भी बाहर आ गई। मैंने घाप्त साजिश को शिकायत नहीं की। 10 मिनट बाद हम वापस लौटे। लौटते वक्त मैं दोनों से दूर ही रही। ट्रेन को चले हुए 1 घंटा से ज्यादा हो गया था। मुझे अब वैसी ठंड नहीं लग रही थी। मैंने कंबल हटा दिया। दोनों ने फिर घप्ता जी को बातों में उलझाया। शिवपाल ने कहा, हमारा आप जैसे सरकारी दफ्तरों में काम करने, कौच दफ्तरों में काम करने वाले बहुत लोगों से पाला पड़ता है। सच सच बताइए गप्ता जी, इस राजधानी ट्रेन में गुवाहाटी जाने आने का खर्चा, 1 हफ्ता बढ़िया होटल में रहने का खर्चा आप अपनी तनख्वाह से नहीं कर सकते। फिर कौन आपका खर्चा उठा रहा है? गप्ता जी ने बहुत कहा कि वो खुद अपने पैसे से सब खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। भूषण ने कहा, ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि आप दोनों की छठी का पूरा खर्चा आपका कोई ठेकेदारी उठा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो आदमी आप पर इतना खर्च, कम अज कम 2 लाख का खर्चा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्रेन का किराया या होटल का खर्चा का इंतजाम गप्ता जी ने खुद किया है या राघो या फिर किसी दूसरे ठेकेदार ने किया है। गप्ता जी ने सीधा जवाब नहीं दिया। बात चीत फिर दौलत दौलत कमाने के तरीकों
पर आ गई। गप्ता जी ने कहा, हम भी बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ बाकी लोग गरीबी में ही रहते हैं। शिवपाल ने कहा, पढ़ाई करना, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन कामयाब होने के लिए कुछ और भी चाहिए। मैंने कहा, पढ़ाई और मेहनत के सवा और क्या छी? मैंने कहा, पढ़ाई सवा और क्या चाहिए? शिवपाल ने कहा, बढ़िया किस्मत और इससे भी जरूरी है सही वक्त पर मौका का भरपूर फायदा उठाना। बढ़िया किस्मत तो हम समझ गए, लेकिन मौका का फायदा उठाने वाली बात मैडम बढ़िया समझ नहीं आई। मैडम बढ़िया किस्मत तो ठीक है, लेकिन ये मौका का फायदा उठाना मतलब। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भूषण ने कहा, मैडम आप अपना आंचल नीचे गिराएं, हम आपको 500 देंगे। आप पागल हो गए हैं क्या? हम दोनों ने साथ कहा। शिवपाल ने कहा, हम जानते थे कि आप दोनों ऐसा ही जवाब देंगे, इसीलिए कहा ना कि बहुत कम ही लोग मौका का फायदा उठाते हैं। दोनों भाइयों को एक दूसरे की बढ़िया समझ थी। भूषण ने कहा, शायद आप हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, तो आप जानती होंगी कि दिन भर में सैकड़ों बार आंचल आपके कंधे और सीने से सरक जाता है। हम आपको 500 दे रहे हैं, फिर भी आप मौका का फायदा नहीं उठा रही हैं। हमारे घर की कोई नेसें उठा रही हैं। हमारे घर की कोई भी औरत होती तो आपके गप्ता जी के एक बार कहने तुरंत आंचल गरा 500 छीन लेती। बात तो उसने ठीक ही कही। आंचल ऐसे ही बार बार ऊपर से फसलता रहता है। शिवपाल ने कहा, चलिए हम आपको एक और मौका देते हैं। 500 नहीं, 1000 देंगे। आंचल को नीचे गिरने दीजिए। 1000 छोटी रकम नहीं थी, बच्चों के पूरे महीने के दूध के खर्चे से ज्यादा था। मैंने गप्ता जी से आंख के इशारे से पूछा। उन्होंने ना ही कहा, मना किया। मैंने आंचल को हाथ नहीं लगाया, बदन को हल्का सा झटका दिया और आंचल नीचे गिर गया। दोनों भाई मुझको देखते रहे। मैं उनके सामने पहली बार मुस्कराई। उन्होंने कहा, लगता है पहली बार ही देख रहे हो। भूषण ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं। घर में बीवी है, बहन है, भाभी है और माँ भी है। जब बाहर रहता हूँ तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हमारे साथ औरत ना रहती हो। पिछली पूरी रात एक औरत हम दोनों भाइयों के साथ थी। स्टेशन के लिए निकलने से पहले भी एक कॉलेज की लड़की को हम दोनों ने प्यार किया। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि गप्ता जी मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन ये दोनों अगर हिम्मत करेंगे तो मैं चलती ट्रेन में ही पति के सामने प्यार कर लूंगी। शिवपाल ने मेरे हाथ में 1000 रखा। वो दोनों हमारे साथ खेल रहे थे। मुझे भी उस खेल में मजा आने लगा था। मेरी बात सुनकर भूषण ने मुझे दिखाते हुए अपना ब्रीफ कीस खोला। ब्रीफ कीस खनकर ब्रीफ कीस में नोटों के बंडल थे ही, इसमें कुछ मैगजीन जैसी किताबें भी थीं। उसने एक वैसी किताब निकालकर गप्ता जी को दी। शिवपाल ने कहा, आप दोनों को एक राज की बात बताता हूं। आप लोग किसी को बोलेंगे तो जल्दी कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा, कौन सी राज की बात? भूषण भैया की शादी हमसे 5 साल पहले हुई। जैसे उन्नू जी आपको देखकर हम दोनों पागल हो रहे हैं, वैसा ही पागल में भाभी को देखकर हो गया था। भैया की शादी के 5 साल पहले से हम दोनों मिलकर ही किसी को प्यार करते थे। भूषण ने कहा, लड़की एक ही होती थी, लेकिन वो हम दोनों को खुश करती थी। हमारी माँ और दूसरी औरतों ने बहुत टोकाए, लेकिन हमने कह दिया कि हम अपनी घरवाली को भी मिल कर ही और साम प्यार करेंगे। हम दोनों उसकी बात सुन तो रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। शिवपाल ने कहा,
गप्ता जी, आप दोनों का चेहरा देख लग रहा है कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आरसी किया। चलिए, आप दोनों गुवाहाटी में हमारे मेहमान हैं। आप दोनों जितने दिन रहना चाहें हमारे साथ रहिए। शिवपाल ने कहा, सिर्फ हम दोनों की घर वाली ही नहीं, उन्नो भी उनके साथ रहेगी। 3 औरतें और हम 3 मर्द। मैं आप दोनों पागल हो। अंदर आया और खाली सोप का कटोरा लेकर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद खाना लेकर आया। एक भाई ने वेटर को 200 दिया और वेटर ने हमें सब कुछ जितना चाहते थे खिलाया। खाने के बाद हमने आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम खाकर मैंने कंबल हटाया, खड़े होकर अकेले ही बाहर चली गई। बादल अकेले ही बाहर चली गई। बात करके वापस आई। शिवपाल ने कहा, अब वेटर हमें रात में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने गप्ता जी की तरफ देखा। मैं समझ गई कि जब मैं बाहर गई तब जरूर इन दोनों भाइयों ने गप्ता जी के साथ कोई डील की होगी। मुझे ना रुपए चाहिए थे, ना ही कुछ। और मेरी आंखों के सामने गीता की हरकतें बार बार सामने आ रही थीं। शिवपाल ने कहा, गप्ता जी, गुवाहाटी में आप दोनों हमारे घर में ही रहेंगे। गुवाहाटी से आप दार्जिलिंग जाएंगे, लेकिन उन्हों आपके साथ नहीं जाएगी। उन्हों हमारे साथ रहेगी और आपके साथ हमारी बहन वेना जाएगी। वो आपकी घरवाली जैसी रहेगी। वापसी में आप उन्हों को ले जाइएगा। शिवपाल के घर में रहने में मुझे कोई मसला नहीं था। तीनों ने देखा कि मेरी जबान पर सफेद गाढ़ा रस का लेर है। वो तीनों देखते रहे और मैंने सारा रस अंदर ले लिया। मैं मस्कराई। आखिर तीनों सुबह 3 बजे के बाद सोए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि मैं इतनी बेशर्म कैसे हो गई। बहुत सोचने के बाद असी नतीजे पर पहुंची कि गीता और गप्ता जी का प्यार तो एक बहाना है। मैं खुद ही बहुत बेताब हूं। मैडम चाय लेंगी या काफी? अचानक आवाज सन मैंने देखा। रात वाला ही वेटर ट्रे और थर्मस लेकर खड़ा था। मैंने बगल में देखा। शिवपाल एक में उड़कर सो रहा था। मैंने भी अपने को कंबल से ढक रखा था। मैंने कंबल को झटका, कंबल नीचे घरा। गुवाहाटी पहुंचकर कंबल नीचे गिरा। शिवपाल ने मुझे और गप्ता जी को अपने ही घर में रखा। गप्ता जी ने शिवपाल की बहन को अपनी घरवाली समझ 9 दिन तक प्यार किया। रात में मुझे प्यार करते वक्त शिवपाल और भूषण ने पूछा कि उसने सारा रुपया वापस क्यों कर दिया। मैंने कहा, मुझे सिर्फ बढ़िया आदमी चाहिए, दौलत दौलत नहीं। 10 दिन बाद जब वो घर लौटे तो मैंने कहा, गप्ता जी, मैं आपकी घरवाली हूं, कोई बाजारों नहीं हूं। उन दोनों ने जो भी रुपया दिया था वो सारा मैंने वापस कर दिया। इस वाक़े ने मुझे सिखाया कि जज्बात की राह पर चलने से पहले सोचना चाहिए कि उसके नताइज क्या होंगे। जिंदगी में वफादारी और एतमाद ही सबसे कीमती हैं। गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही असल हिकमत है।